मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सायं 7 बज चुके हैं और देखिए आज आपके सामने एक चैप्टर गया होगा, रचनाकार, संस्कृत साहित्य की रचनाएं योम रचनाकार। ये मित्र ये टॉपिक इसलिए लिया गया, कभी कभी इसमें से एक प्रश्न आ जाता, कभी कभी 2 प्रश्न आता है और ये ऐसा टॉपिक है कि निश्चित रूप से अगर इसको एक दिन आप पढ़ते हैं तो आपका ये प्रश्न सही ही जाएगा, यहाँ से गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। मैं आपको रचनाकार तो बताऊंगा ही, ध्यान दीजिएगा जो हमारे मित्र हैं, हम कुछ रचनाओं के जो अंदर से प्रश्न आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे किस रचना में, जैसे कुमार शंभो में किसका किसका वर्णन है, रघुवंशम से क्या प्रश्न आ सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम से क्या प्रश्न आ सकता है। तो हमारे जितने मित्र हैं, सबसे पहले मैं आशा करता हूं सभी लोग कॉपी और पेन, आज की कक्षा में आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लिए रहेंगे तो आप नोट करने में आपको आसानी होगी, पढ़ेंगे और नोट करने में आपको बहुत आसानी होगी मित्र, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे बहुत सारे मित्र इसमें जुड़ रहे हैं, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधे विषय पर आते हैं मित्र, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपकी पहली रचना दिया गया रामायण। कौन कौन सी रचना और रचना से क्या क्या प्रश्न आ सकता है उसकी चर्चा। तो रामायण और महाभारत मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो देखिए रामायण कितने कांड हैं, 7 कांडों में लिखा गया है मित्र। और महर्षि वाल्मीकि किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने। यहां से 2 प्रश्न आ सकता है। एक, रामायण को क्या कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं, और वाल्मीकि को कहते हैं आदि कवि। क्या कहते हैं, आदि कवि। नोट करते रहेगा, हमारे जितने मित्र हैं सभी सारे लोग नोट भी करते रहें भैया, ठीक है। रामायण को आदि काव्य और वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। और यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, करुण रस है, पूछा जाएगा रामायण में कौन सा रस है, करुण रस है। इसके कांडों को क्रम से पढ़ लीजिएगा। इसके कांडों में क्रम आता है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, 5वां 6वां 7वां क्या है। तो पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा कांड आपका क्या है, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। समझ में। इसके बाद देखिए आपका दूसरा जो है ये महाभारत है। दूसरी रचना क्या है, बस रामायण से इतना प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा आप। ये एक एक वीडियो सुन करके धीरे करके आप इसको एक एक चीज नोट करिएगा, ठीक है। महाभारत से प्रश्न क्या आ सकता है मित्र, महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। 18 पर्व में ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा प्रारंभ का कौन कौन सा पर्व। पहला पर्व आदि पर्व, पहला पर्व क्या है, आदि पर्व। दूसरा पर्व सभा पर्व, तीसरे पर्व का नाम है वन पर्व, तीसरे पर्व का नाम क्या है, वन पर्व। चौथा पर्व क्या है, चौथा पर्व, अरे भैया नहीं, तीसरा आपका वन, चौथा विराट पर्व। और उसके बाद छठा पर्व जब आप जाएंगे देखेंगे, छठा पर्व भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व, भीष्म। वहां से श्रीमद् भगवत गीता। तो रामायण महाभारत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, वहां पे हम यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, वहां रामायण महाभारत आप पढ़िएगा। और देखिए वेद व्यास, इसके लेखक कौन है, वेद व्यास। अब आइए मित्र, अभी हम महाकाव्यों की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा महाकाव्य किसने लिखा है और किस महाकाव्य की क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है। ये देखिए कुमार शंभो, तीसरी रचना आपकी है कुमार शंभो। 17 सर्ग है। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसको बड़ा कर ले क्या, थोड़ा हो सकता दिखाई कम पड़ रहा हो, अच्छा पूरा बड़ा है। तो तीसरा क्या है भैया, कुमार शंभो, 17 सर्ग हैं। कालिदास, चिरंजीव, क्या नाम, चिरंजीव बुलाओ इसको अंदर, हमको ना दिखा के स्क्रीन को दिखाएं। चिरंजीव बुलाओ, स्क्रीन को दिखाएं, जिससे हमारा देखना उचित नहीं। स्क्रीन दिखाई देने लगा, बहुत बढ़िया। अब हमें लगता है मित्र आप
हाँ देख पा रहे हैं। समास, निश्चित रूप से समास को भी हम एक बार सरसरी निगाह से मित्र करवाएंगे। समय तो कम है, समय तो कम है। और देखिए पूरा ऐप्स फ्री कर दिया गया है, उसमें समास भी पढ़ाए हैं और उसमें प्रत्यय भी पढ़ाए हैं, बहुत सारी चीजें। ये वाला चैप्टर शायद हम ऐप्स में पढ़ाए नहीं थे, समझा, रचना रचनाकार। तो इसीलिए टेट के दृष्टिकोण से इसको हमको लेना जरूरी था। हम ये वाला चैप्टर पढ़ा के और प्रत्यय मित्र बस इतना आपको करना है। निर्मोही सर प्रत्यय, आपकी 3 वीडियो आएगी, जितने हमारे मित्र देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। निर्मोही सर प्रत्यय आप डालेंगे या संस्कृत गंगा प्रत्यय डालेंगे तो 3 वीडियो अगर देखेंगे, हमारी 3 वीडियो और भी वीडियो हैं, लेकिन वो तीनों वीडियो देखेंगे आपके स्तर की और क्रम से है। और समास भी आप डालेंगे तो उस श्रृंखला में जब समास पढ़ा रहे थे इसके पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो होगी समास की भी, तो उसको आप देख लीजिएगा। पूरा समास और पूरा प्रत्यय आपको एकदम क्रम से जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, एकदम क्रम से 1 2 3 करके ऐसे हम उसमें आपका किए हैं। इसके बाद आइए भैया, कुमार समूह में 17 सर्ग है, कालिदास है, तो प्रत्यय और समास वहां से पढ़िएगा। वैसे हम एक सरसरी निगाह मारेंगे। 22 तारीख से हम लोगों का शेड्यूल बन चुका है, शाम का समय, उसमें कैसे हम लोग करेंगे, दिन में अगर हो सकेगा। और 21 तारीख को आपका शब्द रूप, धातु रूप और सर्वनाम रूप पढ़ाया जाएगा। आइए मित्र, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। और इसके लेखक कौन है? कालिदास। अब देखिए रघुवंशम और कुमार संभव से अंदर से क्या प्रश्न बन सकता है, अंदर से। तो मित्र देखिएगा यहां पर कुमार से तात्पर्य क्या है? कुमार से, कुमार मतलब कार्तिकेय और संभव मतलब उत्पन्न होना। कुमार संभव में मतलब कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ताटकासुर के वध के लिए उसका वध कार्तिकेय ही कर सकते थे। तो कुमार संभव से क्या क्या प्रश्न? ताटकासुर का वर्णन कहाँ है? कुमार संभव में। और हिमालय के वर्णन से प्रारंभ हुआ है। किसके वर्णन से पूछा जाएगा? हिमालय का वर्णन कहाँ है? तो कुमार संभव में ही। कहाँ पे? कुमार संभव में। अशोत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परोतो निधि वगा है स्थिता पृथिव्यायुमान दंडः। ये भैया आपका, अब आइए, अब तो दिख रहा होगा, स्क्रीन पे कर दिए हैं शेयर। रघुवंशम में आपका 19 सर्ग है। कितने सर्ग? 19 सर्ग। और कुमार समूह में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पार्वती और शिव इसके नायक नायिका है। पार्वती और शिव नायक नायिका, तो कितना चीज आप जाने, 17 सर्ग है, कालिदास ने लिखा है, हिमालय का वर्णन है, कार्तिकेय का जन्म है, ताटकासुर का वध है, पार्वती और शिव इसके नायक नायिका हैं। श्रृंगार रस है, इनमें 2 रचना देख रहे कुमार संभव में, इसमें श्रृंगार रस है, इसमें वीर रस है। रघुवंश में कौन रस है? वीर रस। अब देखिए इसमें सूर्यवंशी 29 आएगा, नहीं तो 31 राजाओं का वर्णन है। 29 या 31 राजाओं का वर्णन है किसमें? रघुवंशम में। अभी जो रचनाएं बताई जा रही हैं ये टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई साहब स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा स्क्रीन शेयर है, ठीक है। भाई साहब आपके पास विजयी भोग किताब होगी और विजयी भोग किताब ये आपका दिया गया है। तो बस मैं तो आपको ये बताने आया हूं कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, वहां आप टिक कर लीजिए और किस रचना से और प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका विजयी भोग हो या तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए रघुवंशम में 29 या 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन जो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। और इसमें वीर रस है। कौन रस है? वीर रस है, ठीक है। प्रयागराज संगम का वर्णन है। प्रयागराज संगम का राजा दिलीप के वर्णन से प्रारंभ होता है। राजा दिलीप के वर्णन से प्रारंभ होता है। नंदिनी गाय की चर्चा है इसी में। किसकी चर्चा? नंदिनी गाय की चर्चा है। कुंभोदर नामक सिंह की चर्चा है। अब रघुवंशम के विषय में आप क्या क्या जाने निखिल? 19 सर्ग है, 29 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, राजा दिलीप के
वर्णन से प्रारंभ हुआ है। नंदिनी गाय की चर्चा है। 21 दिन तक राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। कितने दिन तक? 21 दिन तक। और उसके उपरांत उनको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी। तो मित्र ये वर्णन है आपका रघुवंशम का। पांचवा रचना देखिए, पांचवा आपका बुद्ध चरित है। क्या है? बुद्ध चरित और सौंदर्य नंद, ये दोनों अश्वघोष की रचना है। जहां भी बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, एकदम भाई साहब आप कंसंट्रेट होकर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज नोट करने लायक हो नोट करिए। पूरा संस्कृत साहित्य मैं आपको अभी थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा, और निश्चित विश्वास मानिए इसी से प्रश्न अक्सर आता है, इसी से। ठीक है भैया, आइए। हाँ मित्र, समास भी पढ़ा देंगे और कारक वो प्रत्यय भी। ठीक है, बड़ा कर दीजिए, बड़ा ही दिखाई, थोड़ा बड़ा नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, मोबाइल में देखो, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है भाई साहब, हमारे मोबाइल में बढ़िया दिख रहा है एकदम। थोड़ा बड़ा करेंगे एकदम अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब इधर आइए, अब जो है इसी में चलिए काम चलाइए। बुद्ध चरित और सौंदर्य नंद, ये किसकी रचना है? अश्वघोष की है। बुद्ध चरित पूछा जा सकता आपसे, हमारे जो टेट वाले मित्र, बुद्ध चरित पूछा जाएगा। 28 सर्ग है अश्वघोष की रचना। अगर इसमें पूछा जाएगा शांत रस है, कौन सा रस है? शांत रस है भैया। ठीक है, अब आइए मित्र, मैं आपको तीन रचनाएं तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा करेंगे हमारे सभी मित्र। एक किरातार्जुनीयम, एक नैषधीय चरितम, और एक आपका शिशुपाल वध। ये देखिए तीन मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ये। ठीक भैया, तो पहली रचना आपकी किरातार्जुनीयम है, दूसरी रचना शिशुपाल वध है, तीसरी नैषध है। और क्रम से 18, 20, 22 सर्ग एकदम क्रम से हैं। और भारवी, माघ और श्रीहर्ष इसके लेखक हैं, तीनों की। ठीक है, क्रम से। और इसकी विशेषता क्या है? ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। कौन के अंतर्गत आती है? बृहत्त्रयी महाकाव्य। किसके अंतर्गत भैया? बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आती है। कौन सी रचना? बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती कौन सी रचना भैया? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। ठीक है, और क्रम से पहली रचना आपकी किरातार्जुनीयम है, दूसरी शिशुपाल वध है, और तीसरी नैषधीय चरितम है। ठीक है, अब देखिए यहां से और क्या प्रश्न आ सकता है। हमारे जितने मित्र हैं सुन ले भैया, बाद में प्रश्न आने के बाद ये ना कहिएगा कि गुरुजी बताए नहीं। जितना बता रहे हैं नोट करते रहिएगा, कंसंट्रेट होके, और आप नोट करते रहिएगा। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, इससे डिटेल कितना भी डिटेल देगा मित्र तो इससे ज्यादा नहीं देगा। इनके विषय में पूछी जाती, ये कंफर्म हो गया। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कितने आते हैं? ये तीनों बृहत्त्रयी के कवि हैं, भारवी, माघ और हर्ष। ये सर्ग भी पूछ लिया जाता है, कितना सर्ग है? 18, 20 और 22। देखिए अब इन रचनाओं के विषय में क्या और चीज प्रसिद्ध है? रचनाओं के विषय में क्या और चीज प्रसिद्ध है? आइए फिर मैं लेता हूं एक एक रचना को बृहत्त्रयी के। भारव के विषय में दो चीज प्रसिद्ध है। इनकी उपाधि है आतपत्र उपाधि। पूछा जाएगा भारव की आतपत्र किसकी उपाधि है? भारव की। आतपत्र किसकी उपाधि है? भारव की। और इनके विषय में पूछा जाएगा कि नारिकेल फल सम्मितम वचा। नारिकेल फल सम्मितम वचा। नारिकेल फल सम्मितम वचा। ठीक भैया, ये नारिकेल फल सम्मितम वचा किसका वचन नारियल के फल के समान था मित्र? तो आप कहेंगे भारवी का। किसका? नारिकेल फल सम्मितम वचा किसका था? भारवी का था। ठीक भैया, हाँ भाई साहब, अभी एक एक सब बताएंगे। जितने मित्र केवल सुना करे भाई साहब,
दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब, हमारे मोबाइल पे बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, मोबाइल हम भी अपने पास में रखे हैं। अब आइए देखिए किरातार्जुनियम के विषय में, ये तो हो गया भारत के विषय में दो चीज, ठीक है। आइए किरातार्जुनियम के अंदर से अगर प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, पूछा जाएगा इंद्रकील पर्वत, हमारे जितने मित्र हैं, इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन भैया कहाँ है, किरातार्जुनियम में। पूछा जाएगा पाशुपत अस्त्र की प्राप्त, पाशुपत अस्त्र की प्राप्त, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति से संदर्भित कौन सा महाकाव्य है, तो किरातार्जुनियम। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की और भाई साहब उसके बाद किरात भेषधारी शिव ने उनकी परीक्षा ली, किरात भेषधारी शिव ने उनकी परीक्षा ली। तदुपरांत 18वें सर्ग में उनको पाशुपत अस्त्र की को प्रदान किया, जो महाभारत के लिए बड़ा उपयोगी अस्त्र था, ठीक है। आइए मित्र, अब आइए ये हो गया दो चीज, इंद्रकील पर्वत और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, ये किरातार्जुनियम के विषय में हो गया। अब आइए मित्र तीसरा हम लोग चलते हैं, ये जो शिशुपाल वध लिखा है, क्या लिखा है, ये देखिए 8वीं रचना शिशुपाल वध है। इसमें शिशुपाल वध में माघ और माघ की उपाधि थी घंटा माघ, क्या थी, ये बृहत्त्रयी के दूसरे कवि हैं और शिशुपाल वध बृहत्त्रयी की दूसरी रचना है, ठीक है। रयवतक पर्वत का वर्णन है किसमें भैया, शिशुपाल वध में रयवतक पर्वत का वर्णन पूछा जाए, रयवतक पर्वत के वर्णन से क्या संदर्भित है, तो शिशुपाल वध, कौन संदर्भित है, शिशुपाल वध। बाकी यहां से अंदर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नैषधीय चरितम में 22 जो सर्ग है श्री हर्ष की रचना है, श्री हर्ष की रचना से अंदर से दो प्रश्न बन सकता, अंदर से दो प्रश्न बनता है। एक बनता भैया विद्वत औषधम, क्या बनता है, विद्वत औषधम, विद्वत औषधम के कवि कौन से हैं, श्री हर्ष, या कौन सी रचना विद्वत औषधम से संबंधित है, तो आप कहेंगे नैषधीय चरितम। ध्यान दीजिएगा विद्वत औषधम, कौन सा, विद्वत औषधम, भूलेंगे तो नहीं, पक्का नहीं भूलेंगे, पक्का नहीं भूलना है। एक बहुत बढ़िया सूक्ति है, आर्जवम कुटिलेषु न नीति, आर्जवम कुटिलेषु न नीति, कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती है, तो ये भी आपके नैषधीय चरितम से लिया गया है, ठीक भैया। नल दमयंती, नैषधीय चरितम में नल और दमयंती की कथा है, किसकी कथा है, हाँ नल दमयंती की कथा। देखिए भैया एक एक लिखकर ही बता रहे हैं, समझो, अगर आप लिखे होंगे कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप एक गलत नहीं करेंगे, और कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे तो गलत होगा। मैं आपकी एक एक रचना के डिटेल में जाके आपको बता रहा हूं, अगर अंदर से प्रश्न आएगा तब भी आपका नहीं गलत होगा, ठीक भैया। तो हमें लगता है नैषधीय चरितम तक हो गया आपका 9 नंबर तक, पक्का हो गया। अब 9 नंबर तक हो गया, तो यहां तक अब बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब महत्वपूर्ण क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक भैया। अब आइए ये 9 नंबर तक हम खींच दिए। एक जानकी हरणम भी देख लीजिएगा, कुमार दास का है, और हर विजयम तो नहीं आ सकता, लेकिन देखिए रत्नाकर का है। मान लो पूछ लिया गया सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत को छोड़ दीजिए, ऐसे जो बात के काव्यों में सबसे बड़ा महाकाव्य 50, सबसे ज्यादा सर्ग इसी में है, किसमें, हर विजय में 50 सर्ग, ठीक भैया। बाकी ये आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा मित्र। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है, जितनी बात करें उतना ही तैयार करिएगा। इसकी चर्चा मैं आपसे कर लिया हूं, किसकी चर्चा, जाम्बोती विजय पाणिन का है, इसी के नाम पाताल विजय, इसकी चर्चा कर लिए हैं। स्वर्गारोहण कात्यायन की रचना, ये भी इसकी चर्चा कर लिए हैं। और देखिएगा महानंद काव्य पतंजलि का है, इसकी चर्चा कर लिए हैं, इसकी चर्चा भी मैं आपसे कर लिया हूं। इसके बाद देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति नहीं, सेतुबंध, देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है,
प्रवर सेन, मान लो बहुत कठिन पूछे सेतु बंध किसका है, तो प्रवर सेन का है। कौन सा है, प्रवर सेन का है। पक्का भैया, कोई दिक्कत। अब आइए देखिए महाकाव्य, हमने आपसे महाकाव्य चर्चा कर लिया। क्या चर्चा कर लिया, महाकाव्य। अब आइए इसके बाद क्या है, महाकाव्य के बाद हाँ, इसमें देखिए, इसमें रामायण मंजरी एक रचना है। रामायण मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र की है। रामायण मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र की है। ठीक है, सेतु बंध के बाद 18 के बाद सीधे आइए रामायण मंजरी में 26 नंबर पे रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है। एक रचना राज तरंगड़ी है, कल्हड़ की, ये इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर रचना जो राज तरंगड़ी है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। राज तरंगड़ी क्षेमेंद्र का है। किसका भैया, अरे कल्हड़ का है। अभी रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है, किसका भैया, कल्हड़ का। कोई दिक्कत, आ गया समझ में। अब आइए देखिए, मैं आपसे उन ग्रंथों की चर्चा करूंगा, एकदम भैया सब समझ में आएगा, एकदम ध्यान समझिए, एकदम आराम से। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, कैसे ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। इसमें दो, पहली ही रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली रचना ये नाट्य शास्त्र जो लिखा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में, एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है, नाट्य शास्त्र। ये 36 अध्याय में है और आचार्य भरत का है। तो इनके विषय में दो चीज जानते रहिएगा। सबसे जरूरी चीज, रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन भैया, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके भरत हैं। और रस संप्रदाय की प्रथम आप कह सकते हैं पुस्तक नाट्य शास्त्र है। क्या है, नाट्य शास्त्र। रस संप्रदाय के बाद दूसरा संप्रदाय आता अलंकार संप्रदाय। क्या आता है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके भामा हैं। कौन है, भामा। 6 संप्रदाय हुए हैं, उसमें पहला संप्रदाय रस संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय है आपका अलंकार संप्रदाय जिसके प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। और इन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, काव्यालंकार ग्रंथ लिखा। ठीक भैया, काव्यालंकार ग्रंथ लिखा। अभी आप चलते रहिए और एक एक निशान लगाते रहिए मित्र। मैं गारंटी करता हूं आपका, मतलब गारंटी 100%, तो आप देखिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये मान चलिए कि जो पढ़ा रहा हूं इसी से रचना, और अगर रचना किसी अंदर से आएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, वो भी आ जाएगा। हमारे सभी मित्र क्या करेंगे, एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और रचनाकार के विषय में आप लिखते चलिएगा। और जिन रचनाओं के अंदर से मैं बता रहा हूं वो भी आप लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी बड़ा आ जाएगा, आगे भी बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इधर आइए। अब वो तो अलग अलग करिएगा। ठीक, तो पहला नाट्य शास्त्र भरत का है और दूसरा काव्यालंकार भामा का है। ये देखे, काव्यादर्श पूछा जाए तो दंडी का है। किसका है, दंडी का। रचना इंपॉर्टेंट है। काव्यादर्श पूछा जाएगा किसकी रचना। और देखिए आपसे पूछा जाएगा रचनाकार, या जो बहुत फेमस रचनाएं उसके अंदर से कुमार संभव, रघुवंशम, किरात, अभिज्ञान, इसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं, जो अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो केवल रचनाकार पूछा जा रहा है उसको मैं केवल रचना और रचनाकार बताते हुए चल रहा हूं। ठीक भैया, आइए इसके बाद ध्वन्यालोक पूछा जाएगा। तो ये आपका आनंदवर्धन का है। किसका है, आनंदवर्धन का। अब देखिए जो महत्वपूर्ण रचना, काव्य मीमांसा किसका है, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किसकी है, राजशेखर की है। लिखा है 10 रूपक। 10 रूपक किसकी रचना है, धनंजय और धनिक की। धनंजय और धनिक की।
अब आइए, सरस्वती कंठाभरण ये किसका है? भोजराज का। श्रृंगार प्रकाश भी किसकी रचना है? भोजराज की। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? भोजराज की। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? भोजराज की रचनाएं हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं भैया? स्क्रीन शेयर करिएगा, स्क्रीन दिखाई देना चाहिए। मित्र आज सामने नहीं आ सकता हूं अभी, क्यों? क्योंकि आपका स्क्रीन दिखाई देना जरूरी है। और एकदम बहुत अच्छे हमारे मोबाइल दिख रहा है, पता नहीं कैसे लोग करें, नहीं दिखाई दे। हमारे मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। क्वालिटी बढ़ाइए भाई साहब, कह रहे हैं क्वालिटी बढ़ाए, क्या करें? चश्मा लगा लो जिसको ना दिख रहा हो। शशांक त्रिपाठी जी, हाँ, समास भाई, समास प्रत्यय एक एक पढ़ा रहे हैं, एक एक पढ़ा दीजिए। यहां से 1 या 2 नंबर पक्का है जो पढ़ा रहे हैं आज की कक्षा से। आपको 28 तारीख को पता चलेगा जब पेपर मिलाएंगे, तब। ज्यादा चैलेंज नहीं करते भाई साहब, 28 तारीख पेपर मिलाएंगे। आज की कक्षा से लिख लीजिए 1 या 2 नंबर पक्का, ठीक है। और इसीलिए जो अभिज्ञान और ये सबसे मैं डिटेल करूंगा अभी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्या क्या है आप उसको लगाते चलिए। फिर आप आइएगा तो आपसे ये 13 नंबर की रचना काव्य प्रकाश पूछी जा सकती है। कौन सी रचना? काव्य प्रकाश पूछी जाएगी मित्र। तो आप मारिएगा किसको? मम्मट, इसको लिखे हैं। और इसके बाद आप देखिएगा ये काव्य प्रकाश के बाद 2 और रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक रचना आपका है साहित्य दर्पण और एक चंद्रालोक। ये देखिए, चंद्रालोक जयदेव का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। वेरी इंपॉर्टेंट रचना साहित्य दर्पण। एक काव्य की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये विश्वनाथ का है। एक बार शायद आया है टेट में, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसका है? विश्वनाथ का है। किसका भैया? विश्वनाथ का है, ठीक है। ये रसगंगाधर जगन्नाथ का, जानते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए मैं चलता हूं नाटक। नाटक जानते हैं ना? नौटंकी नाच देखे हो भैया कि नहीं देखे हो? नौटंकी नाच देखे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया जो मूवी देखे हो। नाटक ना होता तो मूवी कैसे आती? इधर देखिए, नाटक में, नाट्य ग्रंथ जी का नाटक ग्रंथ में सबसे पहले चर्चा आती है भास की। सबसे पहले चर्चा किसकी आती है? भास की। और भास लिख लीजिएगा, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन भैया? प्रथम नाटककार कौन है? भास। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार का नाम है भास, ठीक है। भास ने वैसे तो 13 नाटक लिखे। कितना? 13 नाटक लिखे। 13 नाटक में भी 13 नाटक जो आप देख रहे हैं, ये इतना लिख रहे हैं संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास। पूछा जाएगा भास ने कुल कितना नाटक लिखा भैया? 13 नाटक इनका प्राप्त है। तो अगर आएगा 13 ही मारिएगा, हो सकता ज्यादा ही लिखे हों, लेकिन 13 आएगा, 13 मारिएगा। इन 13 में पहला और दूसरा देखिए, पहला दूसरा, इसमें जो दूसरी रचना है मित्र, स्वप्नवासो दत्तम, ये इंपॉर्टेंट है। स्वप्नवासो दत्तम ये इंपॉर्टेंट है। इसका नायक उदयन है। क्या है? यहां लिख रहे, इसका नायक उदयन है। पूछा जाएगा स्वप्नवासो दत्तम का नायक उदयन है। और कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। वैसे नायक 4 प्रकार के होते हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त नायक, धीरोद्धत नायक, धीर प्रशांत नायक, धीर ललित नायक। देखिएगा, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित। धीर ललित नायक श्रृंगारिक होता है। श्रृंगारिक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहां जितने लोग बैठे हैं तो धीर ललित है भाई साहब, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया स्वप्नवासो दत्तम की चर्चा।
अब ये दो रचना जो आप देख रहे हो रामायण पर आश्रित है इनकी भास की। इसमें जो प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक जानते रहिए। प्रतिमा नाटक में हाँ इसमें अंक पूछा जाएगा। मान लो स्वप्नवासोदत्तम में नाटक अंकों में लिखा जाता है, नाटक अंकों में लिखा जाता है और 5 अंक से लेकर 10 अंक तक हो सकता है। नाटक 5 अंक से लेकर के 10 अंक तक हो सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधे विलेज स्टडी, इतना बड़ा नमो रखे हो बोलने में 2 मिनट निकल जाए। विलेज स्टडी पॉइंट, सीधे भैया रचना पूछा जाएगा कि प्रतिमा नाटक किसकी रचना है, तो ऑप्शनों में कहीं रहेगा भास कालिदास। तो भास मारना रहेगा। क्या मारना रहेगा? भास। समझ गए भैया? प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? भास की रचना है। अभिषेक नाटक किसकी है? भास की। वैसे तो भास का मात्र 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रतिमा नाटक, एक आपका क्या स्वप्नवासोदत्तम, ठीक है। लेकिन एक आप दूत वाक्यम देख लीजिएगा, दूत वाक्यम पंचरात्रम वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये किसका है? भास का दूत वाक्यम पंचरात्रम। आइए मित्र अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा और नाटक ग्रंथों की तरफ, और नाटक ग्रंथों की तरफ। ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा 2 नाटक, ये आप जो देख रहे हो ये दोनों नाटक, ये हाँ इसके पहले देखिए मृच्छकटिकम शूद्रक का, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम 14 नंबर का नाटक, मृच्छकटिकम ये शूद्रक का है और 10 अंक है। क्या है? 10 अंक है। ये मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रोटक। क्या कहते हैं? त्रोटक। और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं। विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम में 5-5 अंक कभी नहीं पूछा जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मित्र अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक पूछा जा सकता है। ये आइए देखिए अब बड़ा बड़ा अब तो दिखाई पड़ रहा होगा, अब हो ना दिखाई पड़े तो फिर भाई साहब गड़बड़ है। अब दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? किसकी रचना है? कालिदास की। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में अभी मैं चर्चा करूंगा। कितना प्रश्न आता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी आपसे बाद में कर रहा हूं, ठीक है। पहले आप महत्वपूर्ण निशान लगाते कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस भी आ सकता है, 7 अंक हैं, विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। ये 3 रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद तो किसकी हैं? हर्षवर्धन की। लेकिन इसमें एक रचना महत्वपूर्ण ज्यादा है। कौन? रत्नावली। रत्नावली नाटिका है। क्या है? नाटिका 4 अंक की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण भाई साहब रत्नावली, ठीक है, पक्का। अब आइए रत्नावली के बाद बेड़ी संघार, बेड़ी संघार मालती माधव। बेड़ी संघार भट्ट नारायण का है, ये हो सकता ना आए। लेकिन ये देखिए तीनों रचनाएं 23, 24 और 25 ये भवभूत की रचनाएं हैं। कौन कौन? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। 3 रचनाएं जो आप देख रहे हैं ये तीनों भवभूति की हैं। उत्तर रामचरितम से आपसे प्रश्न बन सकता है। 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक है। पूछा जाएगा भवभूति ने कितने नाटक लिखे? 3 नाटक लिखे। उत्तर रामचरितम किसका नाटक है? भवभूति का है। कौन रस है उत्तर रामचरितम में? करुण रस है। कौन रस है? करुण रस। करुण रस के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? भवभूति जाने जाते हैं। करुण रस के लिए कौन सा नाटक जाना जाता है? वो आपका उत्तर रामचरितम जाना जाता है ना। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक भैया। अब आइए आगे हम चलते हैं अगली रचना की तरफ, जो महत्वपूर्ण रचना है। लिखा कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी
कर्पूर मंजरी किसकी रचना भैया? कर्पूर मंजरी जो रचना है ये राजशेखर की है। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कर्पूर मंजरी कौन रचना? कर्पूर और मंजरी। ठीक है, थोड़ा कम दिखाई पड़े, अब दिखाई पड़ेगा। बाल रामायण राजशेखर का है। बाल रामायण भी राजशेखर का है। ठीक है, बाल रामायण भी किसका है? लेकिन बाल चरित आ जाए, बाल रामायण आए, बाल चरित आ जाए तो भास का है। ठीक है, लेकिन बाल रामायण किसका है? राजशेखर का है। आइए भाई साहब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की रचना। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। कौन? प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव, राघव कैसे? प्रसन्न राघव। ये देखिए 5 रचनाएं जो बाण भट्ट की हैं, 5 रचनाएं, उसमें भैया 2 नाटकव है, पार्वती परिणय और मुकुट ताटिकम ना। पार्वती परिणय और मुकुट ताटिकम बाण भट्ट का है। एक चंडी शतक है, एक चंडी शतक है, और अभी 2 रचनाएं आएगी, कादंबरी और कौन? हर्षचरितम। कादंबरी और हर्षचरितम। ये कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, मुकुट ताटिकम और पार्वती परिणय, ये बाण भट्ट की 5 रचनाएं हैं। अभी चर्चा होगी आगे। अभी केवल पार्वती परिणय मुकुट ताटिकम जाने, ये नाटक है इसलिए यहां चर्चा हो गया। ठीक भैया, अब आइए मित्र गद्य काव्य में। किसमें? गद्य काव्य में। किसमें? गद्य काव्य। यहां से प्रश्न पिछली बार आ चुका था। पिछली बार प्रश्न आपका यहां से आया था, और यहां देखिए आपको क्या जानना जरूरी है। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम ये दंडी का है। किसका? दंडी का। अवंत सुंदरी कथा भी दंडी का है, लेकिन आप इसको जानते रहिए, अभी मैं बताऊंगा क्यों जानते रहिए। वासव दत्ता, कादंबरी, हर्षचरित, यहां तक इंपॉर्टेंट है बहुत। 5 रचना, ये 5 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? हाँ, फिर मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मित्र। ये देखिए 5 रचनाएं, ये 5 रचनाएं जो गोला कर दिए, इसमें जो 5 रचनाओं में अगर आप इन तीनों रचना को पहले लीजिए, 10 कुमार चरितम, वासव दत्ता और कादंबरी, कितनी रचनाएं हो गई? 3। ये भी कथा है, ये भी कथा है ना। देखिए ये तीनों रचनाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? वासव दत्ता, कादंबरी, 10 कुमार चरितम, और 3 रचनाकार है, एक दंडी, एक सुबंधु, एक बाण भट्ट। वास्तव में ये तीनों रचनाएं गद्य त्रयी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गद्य त्रयी की ये 3 रचनाएं हैं। कौन कौन? कौन कौन? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादंबरी। और गद्य त्रयी के यही 3 कवि भी हैं। गद्य त्रयी के यही 3 कवि भी हैं। कौन कौन भैया? दंडी, सुबंधु, बाण, और 3 रचनाएं ये हैं। उसके अलावा भी दंडी की एक रचना अवंत सुंदरी कथा है, और इनकी बाण भट्ट की एक रचना क्या? हर्षचरितम है। हर्षचरितम ये भी गद्य में है, कादंबरी ये भी गद्य में है, लेकिन हर्षचरितम को आख्यायिका कहा जाता है। क्या है? आख्यायिका। इसको कथा कहेंगे। ये आख्यायिका कथा का चीज होती है। ध्यान ध्यान दीजिएगा मित्र, जो आख्यायिका होती है वह गद्य में तो होती है। गद्य मतलब जिसको गाया ना जा सके, लाइन लाइन ना। ये लेकिन ऐतिहासिक होती है। ये क्या होती है? ऐतिहासिक होती है। कौन चीज? मतलब किसी इतिहास प्रसिद्ध होती है। और ये जो कथा होती है ये कवि कल्पित होती है। कथा क्या होती है? कवि कल्पित। और आख्यायिका क्या होती है? ऐतिहासिक। ये 5 रचनाएं आप जानते रहिएगा। ठीक भैया? सुनील जानते रहिएगा। अब आइए देखिए शिवराज विजयम। शिवराज विजयम जो रचना है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। और इसके नीचे जो लिखा है ऐतिहासिक उपन्यास, तो यही लिख लीजिएगा। ऐतिहासिक उपन्यास किसका? संस्कृत
साहित्य का, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का श्रेय किसको जाता है? शिवराज विजयम को। इसके लेखक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। 42 वर्ष की उम्र में, कितने उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे भाई साहब। ये शिवराज, ये जो गद्य वद्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी 2 उपाधियां थी। मान लो पेपर बने, कठिन बने, तो ये देखो घाटिका शतक, घाटिका शतक और शतावधान, शतावधान, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। एक घड़ी में 100 श्लोक, 24 मिनट में 100 श्लोक लिखते थे। कौन? अंबिका दत्त व्यास। और शतावधान, 100 अवधानों के बाद भी ये डिस्टर्ब, मतलब अपनी जो इनको करना करते थे, मतलब 100 लोग अगर इनको डिस्टर्ब करें उसके बाद भी ये जो इनको पढ़ना लिखना है सब पढ़ लिख लेते थे। ठीक है, आइए मित्र, ये हो गया ना शिवराज विजयम। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शिवराज विजयम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। घाटिका शतक शतावधान इनकी उपाधि है। ठीक है, गद्य में लिखा जाता है, उपन्यास गद्य में लिखा जाएगा। एक रचना आप देख रहे हो, तिलक मंजरी। कौन रचनी? तिलक मंजरी धनपाल की है। तो बोलो तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की। अब भैया आइए, ऐसा गीत काव्य जिसो गाया जाए, जिसे क्या किया जाए? उसे कहते गीत काव्य, जिसे गाया जा सके। समझ में आया? तो गीत काव्य की चर्चा हो और कालिदास का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली रचना ही इनकी जो ऋतु संहार, मेघदूतम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिएगा। वैसे ऋतु संहार गीत काव्य है, मेघदूतम, ये दोनों किसका है? कालिदास का है। जो ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितने ऋतुओं का? 6 ऋतुओं का वर्णन है। किसमें भैया? ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मित्र। तो मेघदूतम में क्या है भैया? मेघदूतम में यक्ष की चर्चा है, यक्षिणी की चर्चा है और मेघ की चर्चा है, उज्जैनी की चर्चा है। किसकी? उज्जैनी की चर्चा। उज्जैनी, उज्जैन जिसे आप बोलते हो। महाकाल की चर्चा है। किसकी? महाकाल, महाकालेश्वर है ना, महाकाल की चर्चा है। देखिएगा ध्यान से, यक्ष, यक्षिणी, मेघ, उज्जैनी नगरी और महाकाल की चर्चा है, जिसमें वो क्या है भैया? वो है मेघदूतम। वो क्या है? मेघदूतम। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं 3 शतक की तरफ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए 3 शतक। पूछा जाएगा आपसे कि शतक त्रय क्या है? शतक त्रय में क्या नहीं आता है? शतक त्रय में नहीं, इसमें विप्रलंब श्रृंगार है। मेघदूतम में कौन सा श्रृंगार है? विप्रलंब श्रृंगार है भैया। ठीक है, आइए देखिए, भर्तृहरि, भर्तृहरि लिखा है। इसे कहते हैं शतक त्रय। किसको? ये निशतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक को। शतक त्रय। शतक त्रय के 3 शतक कौन कौन से हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। जवानी में क्या लिखे? श्रृंगार। राजा जब नीति का बात करनी थी, नीति शतक लिखे। और अंत में वैराग्य शतक लिखे भैया। क्या लिखे? वैराग्य शतक लिखे। ठीक है, वैराग्य शतक। अब आइए अमरुक शतक, कोई जरूरी नहीं भाई साहब। ठीक है, 3 शतक पढ़िएगा, नीति, श्रृंगार और वैराग्य। एक गीत गोविंद रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदेव का है। टेट वोट में ऐसी रचना ज्यादा आती है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का। क्या है? जयदेव का। ठीक भैया, अब आइए देखिए, आगे चलते हैं।
आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चंडी शतक देख लो, चंडी शतक बाणभट्ट का है, चंडी शतक बाणभट्ट का है, ठीक है। चंडी शतक किसका है? बाणभट्ट का। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा छोड़िए। अब आइए मित्र कथा साहित्य पे। किस पे आइए? कथा साहित्य पे। दिखाई पड़ रहा है? कथा साहित्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया। कथा साहित्य में आप देखिए मित्र, प्रारंभ की 2 रचनाएं तो इसका कोई जोड़ ही नहीं है, खासकर टेट परीक्षा के लिए। पंचतंत्र, हितोपदेश। पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, हितोपदेश के हैं नारायण पंडित। इसके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। किसमें किसमें? पंचतंत्र और हितोपदेश में पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, ठीक है। आप भैया आइए, बहुत हमारे सारे मित्र हैं, धोई पौंद बहुत डिटेल में मत जाइए भाई साहब, जितना बता रहे हैं उतना पढ़िए बस। एकदम डिटेल में जाएंगे तो सही वाला जो आपका बहुत महत्वपूर्ण वो भी गलत कर देंगे, ठीक है। एकदम डिटेल में मत जाइए, जितना बता रहे हैं उसी से ही आएगा। और अभी आप जूनियर की परीक्षा में देखे थे, मैं बार बार बता रहा भैया, जितना पढ़ा रहे उतना देखिए, सब वही आया था। डिटेल में जाने वाले घबरा गए थे, और डिटेल बहुत ज़्यादा, वैसे डिटेल में जा रहे हैं लेकिन जितना जाना चाहिए उतना ही। ये बहुत, अगर आप डिटेल में जाना चाहते तो इन तीनों को देख लीजिए, मात्र इन तीनों को। जैसे बृहत कथा गुढ़ाढ्य की है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, और कथा सरित सागर सोमदेव का है। बस कथा सरित सागर किसका है? सोमदेव का। इसके बाद आइए, ऊपर वाला दोनों मत भूलिएगा, ऊपर वाला दोनों नहीं भूलना है। आइए मित्र, इसमें चंपू काव्य, एक चंपू काव्य भी रट के जाइएगा। नल चंपू दमयंती की कथा है, ये त्रिविक्रम भट्ट का है। नल चंपू पूछा जाएगा, नल चंपू किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य दोनों में रहे उसे चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों में रहे उसे चंपू काव्य कहते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में, ये कक्षा के लास्ट में 10 मिनट अभिज्ञान शाकुंतलम या अंदर से जो प्रश्न आ सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि से, कादंबरी इत्यादि से, हर्षचरितम इत्यादि से अंदर से क्या प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जैसे एक बार आया था सालमली वृक्ष का वर्णन किसमें है, तो ये सब सारी चर्चा भी हम आपसे कर रहे हैं। पहले रचना, रचनाकार क्योंकि ज़्यादा आता है, इस पर हम लोग डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें कोई और नहीं आएगा मेरे कहने से, आप सीधे आइए। दर्शन है, क्या है भैया? दर्शन। कुल दर्शन 6 आस्तिक 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। कितने दर्शन है? 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। इन देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण छठवां अगर पूछा जाएगा, योग सूत्र किसका है? हाँ लिख लो, जो नहीं दिखाई पड़ रहा हो। योग सूत्र किसका है? पतंजलि का है। किसका है? पतंजलि का है भैया। योग सूत्र पूछा जाएगा, योग सूत्र किसका है? पतंजलि का है, ठीक है। बस अब इसमें और हम छोड़ दे रहे हैं, और कोई नहीं। सांख्य के जैसे कपिल हैं, थोड़ा एक पहला देख लीजिए, सांख्य के कपिल, बस सांख्य के कपिल देख लीजिए कि ठीक भैया। और योग सूत्र के क्या है? पतंजलि। योग सूत्र किसका है? पतंजलि। आइए मित्र, इसके बाद हम देखते हैं, योग सूत्र के बाद ये देखिए, इधर तो हमें लगता कोई नहीं, हाँ इधर कोई नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ एक सुनील हमारे बैठा गुरु जी, काम सूत्र किसका है? तो काम सूत्र जन्मय करते हो किसका है? वात्स्यायन का है। काम सूत्र जरूर पढ़ना, बाकी कुछ न पढ़ना भाई साहब, ठीक है। करेक्ट। काम सूत्र किसका है? काम सत्यदेव वात्स्यायन का है। कहेंगे अब काहे न बताएं भाई साहब, शादी विवाह होगा। ये तो भाई देखिए, हमारे एक मित्र हैं, इसी पे वो कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इसी पीएचडी कर रहे हैं भाई साहब ना। आइए
अब आइए देखिए, इसके बाद हम चलते हैं मित्र अगली कुछ रचनाओं पर। व्याकरण की दर्शन में बस योग सूत्र आप जानते रहिएगा, पतंजलि का है, सांख्य कपिल का है। आइए व्याकरण ग्रंथ की चर्चा करें। किसकी चर्चा? व्याकरण ग्रंथ की चर्चा करें तो हमें लगता है अष्टाध्यायी हमने बताया है, अष्टाध्यायी डिटेल से बताया। अष्टाध्यायी विषय में आप जानते हो, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। महाभाष्य के विषय में पतंजलि है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। आपको बहुत डिटेल पढ़ा है, इसको पढ़िएगा मित्र। सिद्धांत कौमुदी की भी चर्चा नहीं करेंगे, इसके विषय में बताया हमने। प्रवण मनोरमा, इन्होंने प्रवण मनोरमा इन्हीं की रचना है, इन्हीं सिद्धांत कौमुदी पर। इसी सिद्धांत कौमुदी की टीका है प्रवण मनोरमा, और किसने लिखा है? भट्टोज दीक्षित ने। किसने लिखा है? भट्टोज दीक्षित ने। एक रचना देखिए, वाक्य पदियम, बड़ी इंपॉर्टेंट है भर्तृहरि की, इसके विषय में पूछा जाएगा। दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ, दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ, दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ क्या है? वाक्य पदियम। क्या है? वाक्य पदियम। अब देखना, अगर सिद्धांत कौमुदी को छोड़ करके कौनो कौमुदी आ जाए भाई साहब, सिद्धांत कौमुदी को छोड़कर कोई भी कौमुदी आ जाए, देखो ये आप रटे हो भट्टो दीक्षित हैं, बाकी कोई कौमुदी आ जाएगी तो आप मारिएगा वरद राजाचार्य टेट वाले, बस इतने जाने भाई साहब। जैसे लघु सिद्धांत जन्मय करते हैं वरदराज, उनके शिष्य थे। मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, कोई भी आएगा तो आप वरद राजाचार्य मारोगे। क्या मारोगे? वरद राजाचार्य मारोगे भी, ठीक है मित्र। आइए मित्र, अब हम आपसे चर्चा करते हैं कुछ अपने हिसाब से, अपने हिसाब से चर्चा करते हैं डायरेक्ट मित्र, क्या क्या जरूरी है और आपके लिए क्या क्या प्रश्न आ सकता है, अंदर से क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो दो तीन रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एक अभिज्ञान के अंदर से प्रश्न आता है, रघुवंशम के अंदर से प्रश्न आता है, कादम्बरी के अंदर से प्रश्न आता है, ठीक है। तो भाई साहब देखिए, मैं आपको बता दी, जितने लोग समास और ये प्रत्यय आप उस पे जाएंगे तो संस्कृत गंगा, संस्कृत गंगा पे जाएंगे तो आपको समास प्रत्यय दोनों का यूपी और पूरा ऐप्स निःशुल्क कर दिया गया है। और ऐप्स में नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप जाएंगे तो समास पढ़ेंगे। वैसे हम आपको कल से आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बार पूरा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को परीक्षा है। मेरा एक टारगेट है कि आप लोगों का नंबर अधिक आए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अतिरिक्त, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी आज जो परीक्षा है उस पर भी 50% की फीस इस समय निःशुल्क चले, उसमें अभी आप लाभ उठाएं। यूपी टेट निःशुल्क है, एकदम पूरा एकदम निःशुल्क है। पूरा ऐप्स में आप जाके संस्कृत गंगा ऐप्स को डाउनलोड करिए, जुड़िए, पूरा सारी वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक जो है नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है। आइए मित्र, मैं चर्चा करता हूं किसकी? सबसे पहले अभिज्ञान की। किसकी चर्चा करते हैं? अभिज्ञान की। अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न क्या क्या बन सकता है मित्र? एक तरफ से देखो सुनील, हमारे जितने मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, जूम कर दे भाई साहब। क्या जूम है क्या? पूरा हटा के एकदम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, हमें पता था आपको दिक्कत है। इधर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में सबसे पहले अभिज्ञान पद से आपका अर्थ पूछा जाएगा। तो पहचान यहां अंगूठी, ठीक है, क्या है? अंगूठी ना। अभिज्ञान मतलब पहचान। वास्तव में आपको थोड़ा ज्यादा ना डिटेल जाए, जब दुष्यंत और शकुंतला का बिछुड़ रहे थे दोनों लोग, तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी शकुंतला को पहचान के लिए दे दी थी, ठीक है। और वो अंगूठी की घटना आप जानते हैं, लास्ट में सची तीर्थ में गिरी थी। थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं, अंगूठी के इर्द गिर्द पूरी ये चलती है। किसके? अंगूठी, या लिख दे अभिज्ञान, ठीक है सत्यदेव, कोई गड़बड़ नहीं, दिक्कत। अंगूठिया गिरी कहाँ थी भैया? अंगूठिया गिरी कहाँ थी? सची तीर्थ। सुनील, कहाँ गिरी थी? सची तीर्थ में गिरी थी। अंगूठी गिरी थी कहाँ थी? सची तीर्थ में। और ध्यान दीजिएगा, शकुंतला नायिका है, शकुंतला नायिका है, लिख लेंगे ना।
और नायक कौन है? दुष्यंत है। शकुंतला नायक है, दुष्यंत नायक है। और इन दोनों का पुत्र, शकुंतला नायक और दुष्यंत का पुत्र क्या है? भरत पुत्र लिख दे रहे भाई साहब। समय कम है इसलिए थोड़ा ट्रिक अपनाना पड़ रहा है, ठीक है। भरत पुत्र है। अब देखिए, शकुंतला को साप दिए थे कौन? दुर्वासा। तो पैदा कौन किया था? पैदा मेनका की थी भाई साहब। किसकी सहायता से? हाँ, तो का तोरे सहायता से पैदा करेंगे का भाई साहब? विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र मेनका की संतान कौन थी? शकुंतला। कौन थी? शकुंतला। ये तपस्या कर रहे थे, इनको मेनका को भेज दिए कि तपस्या जाओ भंग करो। तो भाई साहब मेनका अप्सरा थी, वो ना तपस्या भंग कर पाती का, ठीक है। और विश्वामित्र को भेजना पड़ा भाई साहब मेनका को, नहीं तो और कोई नहीं भंग कर पा रहा था, तपस्या भंग नहीं हो पा रही थी। यहाँ सत्यदेव अत्यदेव भाई साहब चाहे जेका भेज दो तपस्या भंग हो जाए, इनकी तुरंत भंग हो जाए। अब आइए देखिए, गंधर्व विवाह हुआ था। कैसा विवाह? गंधर्व विवाह हुआ था। किसका किसका? हाँ लिख दे, नहीं तो कहिए विश्वामित्र मेनका का। शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व दुष्यंत का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न क्या आ सकता है? शकुंतला के साथ कौन कौन लोग गए थे? शकुंतला के साथ उनके नैहर में उन गंधर्व विवाह होता है, लव मैरिज। कौन मैरिज? हाँ, बिना बाप महतारी के दोनों प्रेम करके ब्याह करने, उसे क्या कहते हैं? लव मैरिज, ठीक है। कोर्ट मैरिज जो कर लेते हो भाग के। इधर देखो भाई साहब, गंधर्व विवाह हो गया। पूछा जाएगा कौन कौन गया था विदाई में? विदाई में कौन कौन गया था? तो गौतमी एक महिला गई थी, गौतमी, और एक सारंगरो गया था। भैया भैया गया था। किसका? शकुंतला का जाएगा भैया, और किसका जाएगा? मतलब कर्ण के आश्रम में जो रहते थे बालक, जो बड़े थे, सारंगरो और एक शारद्वत। सारंगरो और शारद्वत, ठीक है भैया। तो ये विदाई में 3 लोग गए थे, सारंगरो, शारद्वत और गौतमी। पक्का? अब आइए देखिए थोड़ा सा और, चौथा अंक, चौथा अंक प्रसिद्ध है। चौथे अंक के 4 श्लोक, चौथा अंक और 4 श्लोक, चौथा अंक और 4 श्लोक बहुत शार्ट में लिख रहे हैं भाई साहब। अगर ऑप्शन आएगा तो वहां आप कर ले जाओगे, मान ले जाओगे। कौन से नाटक चौथा अंक प्रसिद्ध है और चौथे अंक के 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं? ये ठीक है, समझ में आ गया। अब यही पूछा जाता है, हमें लगता है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? और एक मरीच, मरीच, मारीच, ठीक है। मारीच ऋषि आएंगे, विश्वामित्र आई गए, कर्ण ऋषि। हाँ, एक ये देखिए जरूरी है, ये जो मेन चीज है, कर्ण पालक पिता थे। कर्ण कौन थे? पालक पिता। शकुंतला कौन पाला पोषा था? हाँ, कर्ण पाले थे भाई साहब। कर्ण पालक पिता थे। रस कौन सा है? श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। और 7 अंक हैं, 7 अंक है, ठीक है। अब आइए मैं कादम्बरी की चर्चा कर लूं बस आपसे। कादम्बरी में क्या क्या प्रश्न बनता है कादम्बरी से? आइए मित्र, बस अभिज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण था, चर्चा कर लिए। रघुवंशम की चर्चा वहां बता दी डिटेल में, और किसकी? कुमार शंभू की। कादम्बरी की चर्चा देखिए, कादम्बरी से क्या क्या प्रश्न बनता है हमारी। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी कथा है। कादम्बरी किसने लिखा है? बाण भट्ट का है। इसके विषय में क्या क्या प्रश्न बनता है?
सबसे पहले 3 जन्मों की कथा है, 3 जन्मों की कथा है, ठीक भैया। और एक नायक है चंद्रापीठ और कादम्बरी, कादम्बरी क्या है? नायिका, कादम्बरी नायिका। ये नायक नायिका है, नायक नायिका। इसके बाद पुंडरीक और महाश्वेता, पुंडरीक महाश्वेता, ये सहनायक नायिका है। क्या है? सहनायक और सह नायिका, सहनायिका। यहां से प्रश्न बनेगा, लोग बहुत गलत कर देते हैं मित्र, ठीक है, इसीलिए इसको डिटेल कर दे रहे। यहां से आया था सालमली वृक्ष। देखिए मित्र, अब इसके बाद क्या है? ये हो गया सालमली वृक्ष, सालमली वृक्ष। और कौन? अच्छोद, अच्छोद सरोवर। अच्छोद सरोवर की चर्चा किसमें है? आपके इसी कादम्बरी में। और देखिए मित्र, हाँ यार, अब तो ये देखो चिरंजीवी हमारे भैया थे नहीं, गड़बड़ा जा रहा मामला। सालमली वृक्ष अच्छोद सरोवर की चर्चा कहाँ है? आपके कादम्बरी में है, समझ में आया। और देखिए शूद्रक राजा की वर्णन कहाँ है? शूद्रक का वर्णन कहाँ है? कादम्बरी में है। सुक का वर्णन कहाँ है? तोता का, कादम्बरी में है। वैशंपायन नाम था, किसका नाम था? वैशंपायन। और एक सुकनास, सुकनास, ठीक है। ये देखिए कादम्बरी कथा किसमें है? कथा है, कभी कल्पित होती है, बाण भट्ट की रचना है। इसके अंदर से प्रश्न अगर कथा गद्य में आएगा तो इसी के अंदर से प्रश्न आएगा, किसी गद्य के अंदर से प्रश्न नहीं आएगा। सालमली वृक्ष आया है, अच्छोद सरोवर पूछ लेगा, क्या होगा? क्या होगा? कादम्बरी। सुक की चर्चा कहाँ है? कादम्बरी में है। शूद्रक की चर्चा कहाँ है? कादम्बरी में है। एक और चांडाल कन्या, चांडाल कन्या की चर्चा कहाँ है? कादम्बरी में है। यही चांडाल कन्या शुक नामक तोते को लेके जाती शूद्रक के दरबार में, शूद्रक के दरबार में। ये सारे चीज आपको कादम्बरी में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? कादम्बरी में मिल जाएंगे। अब हमने आपसे आज जो डिटेल किया, रघुवंशम, कुमार संभवम, कादम्बरी और अभिज्ञान, साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी उनकी भी चर्चा मैं आपसे हम किए हैं। और एक बार वीडियो 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। रचना रचनाकार यहीं से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आएगा तो निश्चित रूप से आप कर लोगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, केवल रचना दी जाएगी, पूछा जाएगा रचनाकार, या तो इसी के अंदर से थोड़ा प्रश्न बन जाता है जो भी आपकी चर्चा किए, रघुवंशम से, कुमार संभव से, अभिज्ञान से, मेघदूत से, ठीक है। नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, वहाँ सूक्तियाँ इत्यादि कभी कभी उठा लेते हैं। अभिज्ञान बहुत अच्छे से, अभिज्ञान सूक्तियाँ, रघुवंशम की सूक्तियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस मित्र, हमें लगता है आज मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ। 22-21 तारीख पूरा दिन ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप मैं आपसे चर्चा करूंगा। शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप। और 22, 23, 24, 25, 26 मैं आपसे शाम के समय 2-2.5 घंटे प्रश्नोत्तरी बहुत धुआंधार भाई साहब होगी।
और वही प्रश्न की प्रश्नोत्तरी होगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आएंगे या तो आ सकते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। फिर कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा सायं 7 बजे। ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मित्रों, नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि। ऐसा कहें कि हमने ऋतु संहारम से लिखना सीखा है। प्रकृति को देखकर हम पले बढ़े हैं। आर्यावर्त की धरती पर ग्रीष्म को देखा है, हमने हेमंत को नजदीक से महसूस किया है। वन, अरण्य, जंगल, नदी, झील, तालाबों में रहते हुए मैंने प्रकृति को बहुत नजदीक से महसूस किया है। ये दुनिया आपको ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जानती है। ये सारी सृष्टि ब्रह्मा की है। तो कितनी कोमल सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है। यह कालिदास देवर्षि नारद को बताए ये उचित नहीं होगा। वो ऋतु संहार गीति काव्य कह लें, खंड काव्य कह लें, लोक के लिए लिखा है। अपने 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 मन का मनोरंजन करने के लिए लिखा गया। और उसमें जो आनंदानुभूति हुई, मैंने उसमें ये नहीं देखा कि प्रकृति का वर्णन